A very good morning students, welcome to another class. Last class में हमने कैल्विन साइकिल या C3 पाथवे को डिस्कस किया था. हमने देखा था कि कैसे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स एंड इवन कुछ मोनोकॉट्स जैसे राइस, व्हीट, इनमें भी जब फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, जो अब हम जानते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसीलिए उसे हम C3 साइकिल कहते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि इस साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम वर्क करता है, जो एक्चुअली RuBP और CO2 को ज्वाइन करवाता है, यानी कार्बोक्सिलेशन करके और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाता है, वो एक डुअल नेचर का एंजाइम है. याद है आपको रुबिस्को डुअल नेचर का, यानी वो कार्बोक्सिलेशन भी करवा सकता है और ऑक्सीजनेशन भी करवा सकता है. ये दोनों गैसेस CO2 और O2 इस एंजाइम के साथ बाइंड कर सकती है कॉम्पिटेटिवली, यानी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके. तो डिपेंड करता है कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेशन करवाएगा. अगर CO2 ज्यादा है और इसने कार्बोक्सिलेशन करवाया तो कैल्विन साइकिल कंप्लीट होगी, शुगर का फॉर्मेशन होगा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये CO2 को फिक्स नहीं होने देगा, उसका कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाएगा, यानी कि ये RuBP के साथ ऑक्सीजन जोड़ेगा जिससे फोटो रेस्पिरेशन होगा. तो हमने समझा था लास्ट क्लास में कि अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा कंप्लीट, शुगर फॉर्म नहीं हो रहा, ऊपर से फोटो रेस्पिरेशन में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ATP कंज्यूम भी होती है. तो एक तो खाना बन नहीं रहा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ऊपर से एनर्जी यूज भी हो रही है, तो ये तो दोहरा नुकसान हो गया, ये तो डबल वेस्टफुल प्रोसेस हो गया फोटो रेस्पिरेशन. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखा जाए जहां पर भी ये रुबिस्को काम करता है. मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, विकास हो रहा था, कुछ ऐसे प्लांट्स जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एवरेज टेम्परेचर ही 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस हायर टेम्परेचर पर ये जो रुबिस्को है वहां पर क्योंकि हायर टेम्परेचर है, हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये फोटोसिंथेसिस कम और फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा करवाएगा, वो जो वेस्टफुल प्रोसेस है. तो नेचुरली ऐसे प्लांट्स की जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में, हायर टेम्परेचर वाले रीजन्स में है, अगर उनमें भी सिर्फ C3 साइकिल होती तो वहां पर फोटोसिंथेसिस कम होता, यानी शुगर्स कम बनते, यानी फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाती, वो खाना कम बना पाते, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते. और इसीलिए नेचर ने उसमें भी एक इवोल्यूशन किया, एक विकास किया, कुछ चेंजेस किए, और उनमें C3 साइकिल तो रन करती ही है, बट साथ में कोऑपरेशन के लिए एक C4 पाथवे भी रन होने लग गया, जिसे हम आज पढ़ेंगे. और इस साइकिल के बारे में हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसे हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं, जैसे C3 को कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं. आइए हम समझते हैं. तो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू. मेरे शोल्डर की इंजरी के कारण मैं हाथ ज्यादा नहीं उठा पा रही हूँ, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता है हैंडराइटिंग उतनी नीट नहीं आ पा रही है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. सो सबसे पहला क्वेश्चन, C4 साइकिल कहाँ पे रन करेगी? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, जैसे मेज, मैंने आपको बताया था राइस व्हीट में C3 साइकिल है, बट मेज में C4 साइकिल भी होगी. शुगर केन, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, ये सब मोनोकॉट्स है. मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में C4 साइकिल होगी, और हम देखेंगे कि C4 साइकिल के कारण से इनकी जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो C3 प्लांट से भी ज्यादा होती है, दे आर मोर एडवांस्ड. नंबर 2, कुछ डाइकॉट्स भी होते हैं जैसे एमरैंथस, ये नाम आपको आने चाहिए, इसमें भी C4 पाथवे मिलेगा. सो C4 पाथवे जो है वो
उसे C4 क्यों कहा गया? हमने पढ़ा था कि पहले साइंटिस्ट जब फाइंड आउट कर रहे थे तो सिर्फ केल्विन साइकिल जब तक डिस्कवर हुई थी, जिसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। लेकिन बाद में उन्होंने जब और प्लांट्स में रिसर्च की, फोटोसिंथेसिस की, तो उन्हें पता चला कि कुछ प्लांट्स जिनकी अब हम बात कर रहे हैं, यही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया वाले, उनमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के टाइम जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन नहीं बल्कि 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसीलिए इसे C4 पाथवे कहते हैं। और आज हम जानते हैं कि वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, इस साइकिल को, इस पाथवे को एक और नाम दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का एसिड है और इसमें ना 2 COOH ग्रुप होते हैं, 2, बाकी यहाँ पर एक CH2 C डबल बॉन्ड हो, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो क्योंकि इसमें 2 COOH ग्रुप है, इस साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एसिड बन रहा है इसमें पहला स्टेबल कंपाउंड, सो एसिड, और वो एसिड में 2 COOH ग्रुप है, सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसका नाम है। मैं यहाँ पर अब लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे और साइकिल C4। नाउ इसका एक और नाम है, इसे हम कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, क्योंकि C3 साइकिल तो यहाँ होगी ही, शुगर तो C3 साइकिल से ही बनेगी, बट ये कोऑपरेट करेगा ताकि वो जो रुबिस्को है वो उसको CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिले और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहे, ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाए, ना कि फोटो रेस्पिरेशन। नाउ ये सब कुछ करने के लिए क्या चेंजेस करे नेचर ने इन प्लांट्स के अंदर? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हम जानते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल प्लांट की लीफ की एनाटॉमी पढ़ें तो वो कैसी होती है, उसमें हमें पता है ये क्यूटिकल हो गई, क्यूटिकल के बाद में ये एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस में बीच बीच में हमें स्टोमेटा मिलेंगे, राइट, वो छेद मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ, ये एक स्टोमेटा हो गया सपोज, इस तरह से, मैं न्यूक्लियस नहीं बना रही हूँ, रफ डायग्राम बना रही हूँ। बीच में यहाँ पे सपोज ये एक वस्कुलर बंडल है, इसमें जाइलम फ्लोएम होगा, ये वस्कुलर बंडल हो गया। और हम जानते हैं कि ये पूरा बीच के टिश्यू को हम मीसोफिल टिश्यू बोलते हैं। इसमें मीसोफिल सेल्स 2 तरह के होते हैं, पैलिसेड और फिर स्पॉन्जी। सो पैलिसेड मीसोफिल एंड स्पॉन्जी मीसोफिल, इस तरह से हमने इसे पढ़ा था, लाइक दिस। ये नॉर्मल जो C3 प्लांट्स हैं उनमें लीफ की एनाटॉमी होती है। इस कारण से क्या होता है, हमें पता है कि नॉर्मल C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? इन्हीं मीसोफिल सेल्स में, इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, तो उस स्ट्रोमा तक नेचुरली स्टोमेटा के थ्रू CO2 भी जा रहा होगा, O2 भी जा रहा होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रैना फॉर्म कर रहे हैं। ग्रैना मतलब हम जानते हैं ये थाइलाकॉइड्स जुड़ गए तो ग्रैनम बन गया। हम जानते हैं कि ग्रैनम में ये वाला जो पोर्शन है बाहर का नॉन एप्रेस्ड, यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 रहता है, और जो अप्रेस्ड पोर्शन है ये वाले, यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 रहता है। अगर इनमें फोटोसिस्टम 2 है यानी कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और साइक्लिक भी होगा, और जब नॉन साइक्लिक होगा तो वाटर का ब्रेकडाउन भी होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, और जब वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, यानी कि इस स्ट्रोमा के पास ये ऑक्सीजन फिर रिलीज होके यहीं तो जाएगी, तो इस स्ट्रोमा पे एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन आ रहा है प्लस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो चांसेस हैं कि CO2 तो है हाई लेकिन ऑक्सीजन भी हाई हो जाए, स्पेशली अगर ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो अगर ऑक्सीजन हाई हो जाएगी तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ये तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया समझिएगा, उन्होंने लीफ की एनाटॉमी में चेंज कर दिया, और इस एनाटॉमी में क्या चेंज करा समझिएगा। ये जो मीसोफिल सेल्स हैं ये तो हैं, पर ये ऐसे 2 में डिफरेंशिएटेड नहीं, सारे मीसोफिल सेल्स एक से तरह के कर दिए।
नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने क्या किया, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप के सेल्स बना दिए जो नॉर्मल C3 प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। वो क्योंकि बंडल के चारों तरफ एक शीट बना रहे हैं, एक कोटिंग कवरिंग बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बंडल शीट सेल्स। मैं यहां बना के दिखाती हूं। सपोज करिए ये एक वस्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ बंडल शीट सेल्स बन गए इस तरह से। और ये जो बंडल शीट सेल्स हैं ये मीसोफिल सेल के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, लार्ज हैं। इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, इनकी वॉल बहुत मोटी है। हर वर्ड पे ध्यान देना, हर वर्ड का एक रीजन है। और ये टाइटली पैक्ड है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये कई सारी लेयर्स में है, मैंने 1 लेयर बनाई है। और फिर इसके चारों तरफ नॉर्मल वाले मीसोफिल सेल्स हैं, सारे एक से हैं इस तरह से, बहुत सारे। ये सारे मीसोफिल सेल्स हैं, लाइक दिस। यहाँ पे कहीं पर क्यूटिकल होगा, यहाँ कहीं पर एपिडर्मिस होगा, ये सपोज स्टोमेटा है, ऐसे ही ऊपर भी होगा, मैं बना नहीं रही। तो इस तरह की जो चेंज्ड एनाटॉमी है इसे कहते हैं स्टूडेंट्स क्रैन्स एनाटॉमी। साइंटिस्ट क्रैन्स एनाटॉमी क्यों कहते हैं क्रैन्स? एक्चुअली क्रैन्स का मतलब होता है रेत। रेत का मतलब होता है पुष्पांजलि, फूलों का हार। ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, आपने देखा होगा कभी अमर जवान ज्योति पे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर शहीद जवानों को फूलों का हार चढ़ाते हैं, ये वैसे ही तो लग रहा है ऐसे करके। सो ये रेत शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए इसको क्रैन्स एनाटॉमी नाम दिया गया, जो C4 प्लांट्स में मिलेगी केवल, C3 प्लांट्स में मिलेगी ही नहीं। यानी C3 प्लांट्स में मीसोफिल सेल्स हैं, बंडल शीट सेल नहीं है। यहाँ 2 टाइप के सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, एक ये बंडल शीट सेल्स और एक ये मीसोफिल सेल्स। बंडल शीट सेल्स जो है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, बंडल के अराउंड है, वस्कुलर बंडल के अराउंड है, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सेवरल लेयर्स हैं, लेकिन ये सारे सेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, वेरी वेरी लार्ज इन साइज, और मोटी मोटी दीवार है इनकी, थिक वॉल, और इनके बीच में स्पेसेस हैं ही नहीं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है। अब आप कहोगे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये बताइए मैम। आप देखो यहां से गैसेस आती हैं, ठीक है, मीसोफिल सेल्स में तो O2 CO2 सब जाएगा, लेकिन बंडल शीट में ये गैसेस नहीं घुस पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी दीवार मोटी है और इनके बीच में गैप भी नहीं है। सो ये जो सेल्स हैं दे आर गैसियस इम्परमिएबल। क्लोरोप्लास्ट है बट ना CO2 घुस सकती है ना O2 घुस सकती है, ना CO2 जा सकती है ना O2 जा सकती है। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दे आर इम्परवियस टू गैसेस, राइट। हालांकि यहां पर हम देखेंगे थोड़ा बहुत गैसेस घुसती हैं, पर इतना मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, सो दे आर इम्परवियस टू गैसेस। क्लोरोप्लास्ट यहां भी हैं, और यहां क्लोरोप्लास्ट का बहुत अधिक नंबर है और बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं। सो जो क्लोरोप्लास्ट हैं यहां पे वो बहुत सारे हैं, दे आर मेनी एंड दे आर लार्ज इन साइज। ये सब एज कंपेयर टू मीसोफिल सेल्स हम बात कर रहे हैं, मतलब मीसोफिल सेल्स कंपैरेटिवली छोटे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी, गैसेस के लिए परमिएबल होंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था, एवोल्यूशन था, विकास था C4 प्लांट्स के अंदर। हैच एंड स्लैक ने हालांकि ये पूरा पाथवे दिया था, लेकिन शुगर केन में इसको सबसे पहले स्टडी करा था, और शुगर केन जो है उसकी फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, सभी C4 प्लांट्स की बहुत हाई होती है। एक और फायदा होता है, ये इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो वाटर का लॉस भी नहीं हो पाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें C3 प्लांट के कंपैरिजन में वाटर का लॉस भी कम है, प्लस हम अभी देखेंगे कि इनमें ऑक्सीजन कैसे कम होगा, जहां रुबिस्को है वहां ऑक्सीजन कम होगा, जिसके कारण से रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, ऑक्सीजनेशन नहीं करवाएगा, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसी को अब हम आगे समझेंगे। आइए पहले हम इतना देखते हैं। सो C4 पाथवे या हैच एंड स्लैक पाथवे,
ये पाथवे उन प्लांट्स में होगा जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां एवरेज टेम्परेचर हाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोकॉट्स लाइक शुगर केन, मेज, सॉर्गम एंड डाइकॉट्स लाइक एमरैंथस, ये 4 नाम रटे होने चाहिए। ये प्लांट्स जो, इनमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी है जिसे क्रैन्स एनाटमी बोलते हैं। क्रैन्स एनाटमी में 2 टाइप के सेल्स हैं जहां पर क्लोरोप्लास्ट है, एक बंडल शीथ सेल और एक मीसोफिल सेल्स। ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे। अभी इस पॉइंट को भूल जाना, आप बिल्कुल मत ध्यान रखना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हायर टेम्परेचर, देखिए ये प्लांट्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर अगर है तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर देंगे। सॉल्ट का स्ट्रेस है, सलाइन नमकीन मिट्टी है तो भी फोटोसिंथेसिस बढ़िया करेंगे। अगर वाटर स्ट्रेस है तो भी बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेंगे। हर तरह का स्ट्रेस से झेल सकते हैं सिवाय लो टेम्परेचर। अगर ठंड पड़ी, टेम्परेचर कम हुआ तो फिर ये फोटोसिंथेसिस इनका स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। कैसे वो हम समझेंगे। कोल्ड स्ट्रेस को नहीं झेल सकते। नाउ हाई लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो उस टाइम पर फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, बट यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, उस टाइम पर भी ये बढ़िया फोटोसिंथेटिक यील्ड देंगे, यानी इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। सो ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि जहां रुबिस्को है वहां CO2 बढ़ाया जा सके और O2 कम किया जा सके। साथ में हम देखेंगे कि इनके थ्रू वाटर का लॉस भी कम होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो C4 और C3 को हम लास्ट में एक टेबल बना के कंपेयर करेंगे कि C4 की प्रोडक्टिविटी C3 के कंपैरिजन में डबल है, और अगर वाटर लॉस की बात करें तो वो आधा ही है। तो पानी का लॉस कम हो रहा है और खाना डबल बन रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ 2 तरह के सेल्स हैं, मीसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मीसोफिल सेल्स सभी एक तरह के हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं है। बंडल शीथ सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे नंबर में क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल्स हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है। यहां पर इनके क्लोरोप्लास्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आइए अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं मीसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल के डिफरेंस की। ऑफ कोर्स C4 प्लांट्स के में उन्हीं में होंगे ये। सो मीसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मीसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें ग्रैना मिलती है। ग्रैना मतलब थाइलाकॉइड्स की ढेरी, गड्डी, स्टैक मिलेगा। सो यहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, जबकि यहां पे क्लोरोप्लास्ट तो है, बहुत सारे नंबर में है, लेकिन वो ए ग्रैनल है। अब इसका मतलब समझना, ऐसा नहीं है कि इनमें थाइलाकॉइड्स नहीं है, थाइलाकॉइड्स तो हैं, पर उन्होंने स्टैक नहीं बनाया है, पाइल नहीं हुआ है। यानी यहां पर कैसा होगा, देखो यहां पर कुछ ऐसा होगा, ऐसे ये स्टैक बना दिया। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां अकेले अकेले थाइलाकॉइड्स होंगे। हम जानते हैं कि जब थाइलाकॉइड बनता है तो ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम 1 होता है और एप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम 2 होता है। तो यहां पर दोनों फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 भी और 2 भी इनके क्लोरोप्लास्ट में की मेम्ब्रेन्स में। बट यहां पर क्योंकि ग्रैना नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, हमें पता है फोटोसिस्टम 1 से साइक्लिक होता है और 1 और 2 दोनों से नॉन साइक्लिक होता है। तो यहां पर तो साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहां पर सिर्फ PS1 है, 2 है ही नहीं। जब 2 नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक होगा ही नहीं। यहां पर क्या होगा, सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर हुआ। अब जब यहां पर साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों हो रहा है, नॉन साइक्लिक हो रहा है मतलब नॉन साइक्लिक में वाटर का स्प्लिटिंग होती है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहां पर होगा, और यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नॉन साइक्लिक हो ही नहीं रहा। हमें पता है नॉन साइक्लिक फोटोसिस्टम 2 के साथ ही वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स था या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स था। जब यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होगा, बिल्कुल होगा।
यहां पर ना पानी टूटेगा ना ऑक्सीजन रिलीज होगी। इतना समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, यहां पर इन सेल्स में तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, पर इन सेल्स में ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगा। तो यहां पर एटमॉस्फेयर से भी O2 CO2 जा रहा है, यहां पर भी थोड़ा बहुत CO2 O2 पहुंच रहा है, लेकिन यहां पर फोटोसिस्टम 2 के कारण ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, वो काम यहां नहीं हो रहा। तो मुझे सोचकर बताइए कि कौन से सेल्स हैं जिनमें CO2 ज्यादा है और कौन से हैं जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है। सिंपल सी बात है, मीसोफिल में चांस है ऑक्सीजन के ज्यादा होने का, बंडल शीट सेल्स में चांस है कि O2 ना हो या बहुत कम हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रुबिस्को ऐसी जगह हो जहां पर ऑक्सीजन कम से कम हो, CO2 ज्यादा हो, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करवाए। तो बताइए मुझे इन दोनों में से आप क्या चाहोगे, किसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम मिले? बंडल शीट के, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, CO2 ज्यादा होगा तो वो कैल्विन साइकिल के थ्रू शुगर फॉर्म हो सकती है। तो हम क्या चाहेंगे कि रुबिस्को एंजाइम यहां हो, यहां नहीं। अगर मीसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम हुआ तो हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फोटो रेस्पिरेशन करवाने लग जाए। तो कहां पर होता है रुबिस्को एंजाइम? बताइए। यहां नहीं होता, मीसोफिल में नहीं होता, बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है। जबकि C3 प्लांट्स में तो बंडल शीट सेल थे ही नहीं, जो थे ले दे के एक मीसोफिल सेल्स थे, वहीं पर रुबिस्को एंजाइम था। बट यहां पर रुबिस्को एंजाइम यहां है, यहां नहीं है। जहां रुबिस्को एंजाइम होगा वहीं स्ट्रोमा में शुगर फॉर्म होगी, वहीं कैल्विन साइकिल चलेगी। तो कहां पे शुगर बनेगी? शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर स्टार्च, मीसोफिल सेल में नहीं, वो भी कहां होगा? बंडल शीट सेल्स में होगा। इतना समझ में आया? यानी कि C4 प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मीसोफिल सेल के अंदर, एक ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल के अंदर। यानी कि C4 प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई मीन्स 2, मॉर्फोलॉजी मीन्स बनावट, उसका लुक्स, अपीयरेंस। तो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट है, 2 मॉर्फोलॉजीज हैं, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स हैं। इतना समझ में आया? अब आप कहोगे कि अगर मैम ऐसा था तो सिर्फ बंडल शीट सेल्स ही रहते ना, मीसोफिल सेल की क्या जरूरत है, सारे को ही कन्वर्ट कर देते। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है जो अभी साइकिल समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, जिसका नाम है पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पीईपी याद है आपको कहां पढ़ा था जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था? ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर 3 गैप यानी ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, फिर 3 PGA, 2 PGA, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, और फिर बन गया था पायरुवेट। तो वही जो PEP है उसमें CO2 ऐड करने वाला जो एंजाइम है उसे PEP कार्बोक्सिलेज कहते हैं, और वो प्रेजेंट है मीसोफिल सेल्स में, उसे हम कहते हैं पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। वो मीसोफिल सेल में प्रेजेंट है और बंडल शीट में एब्सेंट है। इससे क्या होगा वो थोड़ी सी देर में भी समझ आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको समझे बिना C4 पाथवे समझ नहीं आएगा। अब यहाँ स्लाइड में देखिए यहाँ पे जो बंडल शीट सेल हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनका नंबर और साइज दोनों ही बड़ा है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीसोफिल सेल्स, बट ग्रैना एब्सेंट है। बंडल शीट वाले क्लोरोप्लास्ट ए ग्रैनल है, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा, 2 नहीं होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा। इसीलिए वहां पर रुबिस्को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा होगी, तो वहां पर कैल्विन साइकिल से खाना बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मीसोफिल और बंडल शीट सेल्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब हम समझते हैं कि इस पाथवे को C4 पाथवे इसीलिए बोलेंगे। फाइनली फूड तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगा। इन प्लांट्स में C4 पाथवे भी चल रहा है, कैल्विन साइकिल भी चल रही है। C3 में सिर्फ कैल्विन साइकिल चल रही थी, बट यहाँ पे जो
CO2 जब एटमॉस्फेयर से आएगी तो जो पहला 4 कार्बन कंपाउंड है, जो पहला स्टेबल कंपाउंड है, वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको हमने क्या कहा था, C4 पाथवे। तो आइए अब हम इस C4 पाथवे को समझते हैं। हैव अ लुक एंड देन वील डू इट। चलिए आइए अब देखते हैं कैसे ये मीसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल्स कैसे मिलकर ये मोर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाएंगे। आइए हम पहले साइकिल बनाते हैं ताकि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। चलिए रेडी नाउ, यहां पर मैं एक मीसोफिल सेल बना रही हूं, एक बंडल शीथ सेल बना रही हूं और उन दोनों को कनेक्ट कर रही हूं, इंटरकनेक्ट कर रही हूं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, राइट। चलिए सो लेट अस सपोज मैं बड़ा सा एक सेल बना देती हूं। ये बनाया हमने एक मीसोफिल सेल, ये इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई पहले, सेल वॉल बनाई। अब मैं बनाती हूं एक बंडल शीथ सेल, ये मैंने बनाई बंडल शीथ सेल की सेल वॉल और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्हें मुझे कनेक्ट करवाना है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। सपोज इधर ये मैंने बना दिया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसको लेबल करें। चलिए सो दिस इज सेल वॉल ऑफ मीसोफिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मीसोफिल एंड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बंडल शीथ सेल। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये वाला जो सेल है ये है मीसोफिल सेल, दिस वन, एंड दिस वन इज बंडल शीथ सेल, और ये जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। सोचकर मुझे बताइए कि स्टोमेटा किस तरफ ज्यादा होंगे, मीसोफिल सेल की तरफ। यहां तो वस्कुलर बंडल होगा, तभी तो ये बंडल शीथ सेल है, फिर ये बहुत सारे मीसोफिल सेल्स हैं, और फिर एपिडर्मिस होगी और उसमें स्टोमेटा होगा। यानी CO2 कहां से आएगी बताइए, यहां से कि यहां घुसेगी, बताइए। यहां घुसेगी, एटमॉस्फेयर से आएगी ना। तो सपोज करिए कि ये एटमॉस्फेयर से CO2 आई, CO2 एटमॉस्फेयर से। हम जानते हैं कि जो CO2 है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वो बंडल शीथ सेल में नहीं घुस सकती डायरेक्ट, क्योंकि वो तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, थिक वॉल है, गैसेस के लिए इम्परवियस है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि कुछ O2 CO2 आ सकती है। अब मैं अपने ही स्टेटमेंट को काटती हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ये टोटली इम्परवियस है, इम्परमिएबल है गैसेस के लिए। तो ये CO2 यहां नहीं आ सकती, ना O2 आ सकती है, दोनों नहीं आ सकते। ये CO2 मीसोफिल में आ सकती है, ऑक्सीजन भी आ सकती है, CO2 भी आ सकती है। अब ये जो CO2 जब यहाँ आई तो ये वाटर के साथ मिलेगी, H2CO3 बनाएगी, फिर वो ब्रेक होगा H आयन और बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। तो हम चाहे CO2 लिखें, चाहे हम बाइकार्बोनेट आयन लिखें, एक ही बात है, NCERT के अकॉर्डिंग लिख रही हूं। अब ये जो CO2 है ये सबसे पहले कंबाइन करेगी PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कौन सा स्टेप होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा। सो ये दोनों फिक्स हुए, फिक्सेशन। और जब फिक्सेशन होगा तो मुझे सोचकर बताइए कौन से, कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। 1 कार्बन CO2 का हो गया, 3 कार्बन PEP का हो गया, यानी 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। तभी तो इसे C4 साइकिल कह रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन बन रहा है, जबकि C3 साइकिल में RuBP के साथ CO2 जुड़ा था तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड बना था। यहां पर जो एंजाइम काम करेगा इनको जोड़ने के लिए वो है पेप्केज, और हम जानते हैं पेप्केज जो है वो मीसोफिल सेल में होता है, बंडल शीथ में नहीं होता है।
यहाँ रुबिस्को नहीं है, वहां पर C3 साइकिल में सीधे रुबिस्को काम कर रहा था, यहाँ हम रुबिस्को को छेड़ ही नहीं रहे हैं, हमें नहीं चाहिए रुबिस्को यहाँ पर, हमें तो रुबिस्को वहां चाहिए जहां पर O2 कम और CO2 ज्यादा हो, ताकि बढ़िया खूब सारा फोटोसिंथेसिस हो, फोटो रेस्पिरेशन का लफड़ा ही नहीं रहे। ठीक है, अब ये जो PEP केस है यानी PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, इसकी एक और खासियत भी है। देखो रुबिस्को तो ऑक्सीजन CO2 दोनों के साथ जुड़ सकता है, हालांकि CO2 के साथ ज्यादा एफिनिटी है, पर पेपकेज सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, सिर्फ CO2 के साथ जुड़ सकता है और उसकी CO2 से बहुत अच्छी दोस्ती है एज कंपेयर टू जो दोस्ती रुबिस्को से है। रुबिस्को तो फिर भी धोखा दे देता है ऑक्सीजन के लिए CO2 को जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, पर पेपकेज तो सिर्फ और सिर्फ उसका तो इकलौता दोस्त CO2 है। तो CO2 की हायर एफिनिटी होती है पेपकेज के साथ में, ध्यान रखना। इसीलिए अगर एटमॉस्फेयर में कम CO2 भी है तो भी ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, क्योंकि इनकी शानदार एफिनिटी है पेपकेज की CO2 के साथ। जरा सा भी CO2 आया ये तड़ाक से साइकिल को स्टार्ट करवा देगा, जबकि रुबिस्को जो है उसकी CO2 के साथ एफिनिटी है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, पर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसकी है। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होना चाहिए, तभी वो डार्क साइकिल C3 साइकिल आगे करवाएगा, पर ये तो जरा सा CO2 होगा तो भी शुरू करवाएगा। यानी अगर CO2 का स्ट्रेस भी है एनवायरनमेंट में तो भी यहां पर फूड बन जाएगा। कैसे हम देखेंगे, क्लियर नाउ। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये यहीं पर अंदर ही कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूं। ये मीसोफिल सेल के अंदर ही कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, या तो ये भी 4 कार्बन है या एस्पार्टिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन है, दोनों ही 4 कार्बन, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड 4 कार्बन। एक्चुअली क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एक NADPH2 यूज होगा और NADP में कन्वर्ट होगा, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा स्टूडेंट वो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा या रिडक्टेज होगा, एक ही बात है। ये कहाँ फॉर्म हुआ है, यही इधर ही फॉर्म हुआ। अब हम इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये बना दिया मैंने इस तरह से। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ मैं, ये बना दिया, और ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ बना देती हूँ, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब ये जो मैलिक एसिड है, देखो CO2 तो यहाँ घुस नहीं सकती ना, इम्परवियस है, लेकिन मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा। पुरानी NCERT में ये जो ट्रांसपोर्ट वर्ड है ये सीधे यहाँ लिखा हुआ था, अब नई NCERT में चेंज किया है, उसे यहीं मीसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट लिखा है, फिर यहाँ पर पहुंच गया मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, कुछ भी, जो भी, दोनों में से एक। पुरानी NCERT में क्या किया था, मैलिक एसिड के बाद सीधे, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिखा है, मैलिक तो लिखा ही नहीं है, फिर सीधे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वर्ड यहाँ लिखा है, एक ही बात है, यहाँ बन के यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया। यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद में अब यहाँ हमें पता है रुबिस्को है, पेपकेज नहीं है, रुबिस्को है। तो यहाँ पर ये मैलिक एसिड जो है ये बोलेगा कि मैंने जो हाइड्रोजन लिए हैं मुझे तो वापस भेजने, मेरे को ये हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो ये इन्हें वापस हटा देगा, मतलब NADP से NADPH2 उल्टा होगा, और ये अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर देगा। ये 4 कार्बन है, 1 कार्बन रिलीज हो गई, यानी 3 कार्बन का पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाएगा। अब आप देखिए कितनी चालाकी से क्रैन्स एनाटॉमी, मतलब लीफ की एनाटॉमी को चेंज करके हमने एटमॉस्फेयर की CO2 को वहां पहुंचा दिया जहां रुबिस्को है और जहां ऑक्सीजन भी कम है, ताकि रुबिस्को के साथ सिर्फ और सिर्फ ये CO2 जुड़ सके। देखा आपने, ये CO2 सीधे यहाँ नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर ये सीधी आती तो ऑक्सीजन भी आती, हमें तो यहाँ CO2 ज्यादा ऑक्सीजन कम चाहिए। दूसरा चेंज क्या किया, यहाँ के जो क्लोरोप्लास्ट है उसको A ग्रैनल बना दिया ताकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं हो, तो यहाँ और ऑक्सीजन कम है। तो कुल मिलाकर यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, और CO2 पहुंचा दी। अब इस CO2 को कौन ज्वाइन करेगा, वही
ये CO2 जाएगी अब केल्विन साइकिल में। वही सेम कहानी, इसको RuBP मिलेगा, रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर 3-ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट बनेगा, फिर रीजनरेशन होगा, सारे स्टेप्स होंगे, पूरे स्टेप्स होंगे, और इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, स्टार्च, फूड, मतलब फूड बन जाएगा, ग्लूकोज और फिर स्टार्च। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करेगा स्टूडेंट्स, रुबिस्को। तो खाना किससे बन रहा है, केल्विन साइकिल से ही बन रहा है, बट केल्विन के अलावा यहाँ पर C4 पाथवे भी चल रहा है, इसीलिए तो इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल कहा है। अब ये पायरुवेट जो है ये वापस ट्रांसपोर्ट होगा, कहां पे, मीसोफिल सेल में। क्यों होगा समझिएगा भाई, अगर ये वापस नहीं गया तो यहाँ तो पायरुवेट बढ़ता जाएगा, पायरुविक एसिड, एक एसिड बढ़ रहा है, H आयंस बढ़ते जाएंगे, एसिडिटी कम होती जाएगी, pH गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, ये PEP जो है इसका अमाउंट कम होता जाएगा जैसे जैसे ये CO2 से जुड़ता जाएगा। हम क्या चाहते हैं, इसको रीजनरेट भी तो करवाना है, बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्ट होकर मीसोफिल में जाकर वापस से PEP बनवा देगा, यानी कि PEP का क्या हो गया, रीजेनरेशन। और इस रीजेनरेशन के लिए 1 ATP यूज होती है, पर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। एक ATP यूज होकर ADP नहीं बनाती, AMP बनाती है। मतलब पहले एक फॉस्फेट निकलेगा, फिर एक और फॉस्फेट निकलेगा। ये पायरुविक एसिड है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसे 1 ATP के बराबर नहीं बल्कि 2 ATP के बराबर मानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों मान रहे हैं 2 ATP के बराबर, क्योंकि जब AMP से वापस ATP बनानी रहेगी तो आपको 2 फॉस्फेट्स लगेंगे, इसीलिए इसे 2 ATP के बराबर मानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। और यहाँ जो एंजाइम लगता है वो होगा फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी बताती हूं क्यों। तो अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ C4 प्लांट्स में कितनी ATP खर्च करके खाना बना रहे हो, तो आप क्या कहोगे, यहां तो कोई ATP यूज नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, केल्विन साइकिल में तो उतनी ही होंगी, यहाँ पे भी 6 CO2 मॉलिक्यूल 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा, तो हमें 18 ATP लगेंगी, हमने कल पढ़ लिया था, और प्लस 12 NADPH2 लगेंगे, राइट, ये हम जानते हैं। लेकिन C4 प्लांट्स में सिर्फ यही नहीं लगेगा, 1 पायरुवेट के लिए 2 ATP भी लग रही हैं। और कितने पायरुवेट बनेंगे, 6, क्योंकि ये सब कुछ 6 टाइम्स हो रहा है, तो 6 के लिए 6 2 12 ATP भी तो लगेंगी, यानी टोटल यहां पर 30 ATP यूज होंगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। NADPH2 कितने लगेंगे, 12 तो केल्विन साइकिल में लग रहे हैं 1 ग्लूकोज के लिए, 6 CO2 के लिए। यहां पर जो NADPH2 लगा, यूज हुआ, वो एज इट इज यहां पर रिलीज हो गया, तो नेट गेन कितना है, 0, यानी NADPH2 उतने ही रहेंगे जितने C3 साइकिल में थे। तो यानी C4 साइकिल में ATP ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन फिर भी प्लांट्स, C4 प्लांट्स इवॉल्व किए गए, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में, सब ट्रॉपिकल एरियाज में जहां टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाती है, इसीलिए हमें इस तरह की एनाटॉमी बनानी पड़ी। भले ही हमें पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ रही है, फिर भी जो हमें उसके रिजल्ट में खाना बन रहा है वो डबल बन रहा है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब आइए हम देखते हैं, अब अगर कोई आपसे पूछे कि C4 प्लांट्स में कितनी बार कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी CO2 ऐड हो रही है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो आंसर है 2 बार। एक बार मीसोफिल सेल में PEP के साथ, और एक बार बंडल शीथ सेल में RuBP के साथ। C3 प्लांट्स में कितनी बार कार्बोक्सिलेशन होता है, 1 बार, एक साइकिल में 1 ही बार। आइए हम यहां पर लिखते हैं, सो यहां पर कितने कार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बोक्सिलेशन
इन C4 साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम। पहला कार्बोक्सिलेशन बताइए कौन से सेल में हो रहा है? मीसोफिल में। सेकंड कहां हो रहा है? बंडल शीथ के अंदर। सो फर्स्ट हो रहा है मीसोफिल सेल में, सेकंड हो रहा है बंडल शीथ सेल में। चलो मुझे ये बताइए, फर्स्ट कार्बन जो आएगा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है? PEP। सेकंड में कौन है? RUBP। सो यहां पर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है? PEP, जबकि यहां पर क्या है? RUBP, वही केल्विन साइकिल वाला। PEP कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। ये कितना कार्बन है? 5 कार्बन कंपाउंड। चलिए मुझे बताइए कि फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। जबकि सेकंड कार्बोक्सिलेशन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? वही जो C3 में बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, जबकि यहां क्या बनेगा? वही 3PGA, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। चलिए एक और पॉइंट लिखते हैं। बताइए मुझे, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? पेप्केज। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा होगा? रुबिस्को। सो फर्स्ट के लिए है पेप्केज, PEP कार्बोक्सिलेज, जबकि यहां पर है रुबिस्को। आया समझ? कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक ट्रिक बताती हूं, क्योंकि NCERT में ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बॉक्सेस बना दिए जाते हैं और आपको बॉक्सेस फिल करने होते हैं। अगर आपको साइकिल समझ आ गई है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, चलिए स्लाइड्स देखते हैं, फिर वो ट्रिक बताती हूँ। नाउ ये पाथवे भी कैसा है? साइक्लिक है। यहाँ देखिए PEP से शुरुआत की थी और PEP को रीजनरेट किया है, बिल्कुल केल्विन साइकिल की तरह। जहां RUBP से शुरुआत की थी, RUBP को रीजनरेट किया था। सो दिस इज आल्सो साइक्लिक। नाउ यहाँ पे पहला CO2 एक्सेप्टर क्या है? एक 3 कार्बन कंपाउंड विच इज PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। C3 साइकिल में कौन होता है? RUBP, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। नाउ यहाँ पर एंजाइम काम करता है PEPकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, जो सिर्फ मीसोफिल सेल्स में है, और ये पहला फर्स्ट CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीसोफिल्स में रुबिस्को नहीं होता, और पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक बनता है, विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये सब मीसोफिल सेल में होता है। इसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड मीसोफिल सेल के अंदर ही एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में रिड्यूस होता है। फिर ये एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में जाकर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहां देखिए मैं इस स्टेप को क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? CO2 रिलीज हो रहा है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा और पायरुविक एसिड या पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड। सो 4 कार्बन को 3+1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है यानी पायरुविक एसिड, इसे वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मीसोफिल सेल के पास। वहां जाकर ये PEP में कन्वर्ट होगा बाय PEP सिंथेटेज एंजाइम, देयरबाय कंप्लीटिंग द साइकिल। और जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो बंडल शीथ सेल के अंदर ही रुबिस्को एंजाइम है, तो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल पे है जहां पेप्केज नहीं है, और मीसोफिल सेल के पास पेप्केज है बट रुबिस्को नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। ये जो PEP सिंथेज है, देखो या तो सिंपल नाम बोल दो, PEP को बनाने वाला तो PEP सिंथेज, बट एक्चुअली इसका क्या नाम है? अब मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ। इसका नाम है पायरुविक एसिड फॉस्फेट बना रहा है, यानी पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंजाइम है, समझिएगा। ये एंजाइम हाई लाइट को, हाई टेम्परेचर को बड़े अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, लेकिन कोल्ड के लिए इनसेंसिटिव है, सॉरी सेंसिटिव है। ठंडे लो टेम्परेचर को के लिए ये सेंसिटिव है, वहां ये गड़बड़ा जाता है, काम नहीं कर पाता। प्लस इसके काम करने के लिए ना स्टूडेंट सोडियम भी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। मतलब भले ही बहुत हाई टेम्परेचर है तो भी यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा हम समझ गए, क्योंकि जहां पर रुबिस्को है वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, प्लस वहां पर CO2 ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो रुबिस्को CO2 के साथ जुड़कर केल्विन साइकिल चलाएगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवाएगा। दूसरा, थोड़ा सा भी अगर CO2 है एटमॉस्फेयर में तो भी CO2 के स्ट्रेस में भी ये साइकिल चलेगी, क्योंकि पेप्केज की बहुत बढ़िया एफिनिटी होती है CO2 के साथ। तीसरा, ये जो एंजाइम है ये कोल्ड सेंसिटिव है, कम लो टेम्परेचर हुआ तो ये काम नहीं करेगा, बट अगर हाई टेम्परेचर है तो ये बड़े अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए भी हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी पे ये प्लांट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो। यहां हमने समझा है दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर बिकॉज दिस एंजाइम इज ओनली सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर, वहीं ये काम नहीं करेगा, वरना ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके काम करने के लिए सोडियम की भी जरूरत पड़ती है। सो दिस इज हाउ द साइकिल इज कंप्लीटेड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एनसीईआरटी में एक चेंज किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ये एरो बनाया है और इस ट्रांसपोर्ट वाले ब्लॉक को यहाँ लिख दिया गया है। दिस इज द ओनली चेंज। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम को, एटमॉस्फेरिक CO2 आया, मीसोफिल सेल के अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ फिक्स हुआ, C4 एसिड बना, एक्चुअली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, फिर वो मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, उसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक तरफ पायरुविक एसिड बनेगा विच इज C3 3 कार्बन एसिड, साथ में CO2 रिलीज होगा, ये CO2 फिक्स किया जाएगा केल्विन साइकिल के थ्रू, और ये पायरुविक एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट होगा, मीसोफिल सेल में आएगा और रीजनरेट करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम। अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के डायग्राम बना देते हैं, आपको बॉक्स फिल करने होते हैं। बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ट्रिक है, आग को कम करो, डाउन द फायर। नीचे से देखते हैं, डाउन मतलब नीचे से देखते हैं, डाउन यानी डी कार्बोक्सिलेशन, फिर द मीन्स ट्रांसपोर्ट, यहां पे भी आ सकता है या ये दोनों, ट्रांसपोर्ट, और फिर फायर मतलब इस ब्लॉक में फिक्सेशन, इस ब्लॉक में रीजनरेशन, फायर का FIRE, सो डाउन द फायर। Please have a look, then we'll read more about it. So students, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने C4 पाथवे देखा जो C3 के साथ कोऑपरेशन में काम करता है। सो बेसिक पाथवे अगर क्वेश्चन आए जिससे शुगर फॉर्मेशन होता है वो क्या है? शुगर फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल से ही होता है, चाहे C3 हो चाहे C4 प्लांट्स हो। और यहाँ हमने ये भी देख लिया कि जब पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रीजनरेट किया जाता है तो 2 ATP की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली 1 ATP है पर वो AMP में कन्वर्ट होती है, इसीलिए हम उसे इक्विवेलेंट टू 2 ATP मानते हैं। NADPH का कोई ना तो नेट गेन होता है ना नेट लॉस होता है। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एस्पार्टिक एसिड बना तब वो यूज हो रहा है, लेकिन जब मैलिक एसिड से पायरुवेट बना तो वो रिलीज हो रहा है, यानी जितना कंज्यूम हुआ उतना रिलीज हुआ, ना नेट गेन हुआ ना नेट लॉस हुआ। तो अगर हम ATP कंज्यूम की बात करें C4 साइकिल में, सिर्फ C4 में, तो सिर्फ एक ही जगह ATP लग रही थी जब हम पायरुवेट को से PEP को रीजनरेट कर रहे थे। पर CO2 2 ATP यूज हो रही थी। C3 में हम जानते हैं पर CO2 3 ATP यूज होती है, यानी टोटल पर CO2 5 ATP यूज हो रही हैं, पर 6 CO2 फिक्स होंगे तो 6 5 30 ATP कंज्यूम होंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 फिक्स होंगी, यानी कि 30 ATP कंज्यूम होंगी। 6 2 12 C4 पाथवे में एंड 6 3 18 C3 पाथवे में। NADPH2 उतने ही रहेंगे जितने C3 पाथवे में होते हैं, यानी 12। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज C4 प्लांट्स? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। ये जो C4 प्लांट्स हैं, ये नंबर 1 हीट रेजिस्टेंस है, यानी हीट के स्ट्रेस को या हम कहें टेम्परेचर के, हाई टेम्परेचर के स्ट्रेस को झेल सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 2, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, CO2 का स्ट्रेस है, उसे झेल सकते हैं। नंबर 3, अगर पानी का स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है, उसे झेल सकते हैं। नंबर 4,
अगर पानी में, सॉइल में सैलिनिटी है यानी सेलाइन स्ट्रेस या सॉल्ट स्ट्रेस है, उसे भी झेल सकते हैं। आइए समझे कैसे। देखो हीट स्ट्रेस को क्यों झेल सकते हैं ये तो हमने अभी अभी समझ लिया, क्योंकि इनके पास जो एंजाइम है वो सिर्फ लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। अदरवाइज ये हीट स्ट्रेस को बहुत आराम से झेल सकते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी फोटो रेस्पिरेशन होने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे वो भी हमको समझ में आ गया, क्योंकि रुबिस्को अलग जगह है, वहाँ CO2 रहता है, O2 ज़्यादा नहीं आ रहा है, ना तो वहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ना O2 एटमॉस्फेयर से पहुँच रहा है क्योंकि वो इम्परवियस है, सिर्फ वहाँ CO2 पहुँच रहा है। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पे C3 में ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होके, मतलब रिलीज होके और फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे नेग्लिजिबल या एब्सेंट फोटो रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। नाउ CO2 का स्ट्रेस कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि इनमें जो एंजाइम है पेपकेस, पहला एंजाइम जो CO2 को पकड़ता है एटमॉस्फेयर से, उसकी मच हायर दोस्ती एफिनिटी है CO2 के लिए एज कंपेयर टू रुबिस्को। तो जरा सा भी CO2 होगा तो भी ये फिक्स कर देगा। नाउ वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस मतलब ऑलरेडी पानी की कमी है पेड़ के पास में, यहां पर सारे सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, तो या क्लोजली पैक्ड है तो बहुत मिनिमम है, बंडल शीट में तो है ही नहीं, तो यहाँ पर वाटर का लॉस कम होगा। वाटर का लॉस कम होगा यानी कि कम पानी की कंडीशंस में भी ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सेलाइन स्ट्रेस का क्या मतलब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक मिट्टी है, सॉइल है, और यहाँ पे सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है सॉल्ट ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली पानी कम होगा, टोटल में से सॉलिड ज़्यादा है तो लिक्विड कम होगा, यानी वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब नॉर्मली पेड़ में क्या होगा, नॉर्मल अगर प्लांट है, सपोज C3 प्लांट है, यहां पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है, पेड़ में पानी ज्यादा है कंपैरेटिवली, सॉल्ट कम है, तो पेड़ से पानी नीचे आ जाएगा, ये तो वाटर का लॉस हो जाएगा। तो ऐसा प्लांट तो यहां रह ही नहीं सकता, इसमें टिक ही नहीं पाएगा। अब C4 में क्या होगा, C4 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एसिड्स बन रहे हैं, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कितने सारे एसिड्स बन रहे हैं, और एसिड मतलब सॉलिड पार्ट बन रहा है। तो यहां पर क्योंकि एसिड्स इतने सारे बन रहे हैं, सॉलिड बन रहा है, यहां पर भी सॉलिड ज्यादा है पर यहां और ज्यादा सॉलिड है, यानी यहां पर पानी बहुत कम है और कम है। ध्यान दीजिए, यहां पर भी वाटर पोटेंशियल कम है पर यहां तो वाटर पोटेंशियल और कम है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है। यहां कम है, पानी की कमी हुई है पर कम कमी हुई है, यहां पर पानी की ज्यादा कमी हो रही है, तो ये वाटर को ले सकता है सॉइल से। यानी सलाइन या सॉल्ट के स्ट्रेस में भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेस है जिसे ये नहीं झेल सकते हैं, कौन सा, कोल्ड स्ट्रेस। लो टेम्परेचर में ये प्लांट्स नहीं सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि इनका जो पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम है वो कोल्ड सेंसिटिव है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आइए इसे देखते हैं। पहला, सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स का अबंडेंस हो रहा है जिसके कारण वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, तो ये नमकीन मिट्टी से भी पानी खींच पाएंगे। दूसरा, जब CO2 कम है, स्टोमेटा क्लोज्ड है, एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, तो भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपकेस जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है उसकी CO2 के साथ। देन क्योंकि ये बहुत जरा से CO2 में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, जबकि C3 प्लांट्स के लिए CO2 हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर है, यानी अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कम है तो उनके लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर बेटर वाटर यूटिलाइजेशन, यानी वाटर स्ट्रेस को भी झेल सकते हैं। क्यों झेल सकते हैं वाटर स्ट्रेस को? क्योंकि कंसंट्रिक रिंग्स में है ये अरेंज, जिसके कारण से एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा, यानी कि वाटर लॉस कम हो जाएगा। वही कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वाटर लॉस नहीं होगा।
और प्लस हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन से भी अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा O2 कॉन्सेंट्रेशन है और मान लो C3 प्लांट है तो खूब सारा ऑक्सीजन अंदर आ गया तो रुबिस्को उसके साथ जुड़ने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ये ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर आया भी तो मीसोफिल के पास ही तो आएगा, उसके पास रुबिस्को नहीं है। बंडल शीट में घुस नहीं पाएगा क्योंकि इम्परवियस है, थिक वॉल्स है। तो अगर ऑक्सीजन है भी ज्यादा तो भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सलाइन स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, CO2 स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस सबको झेल सकता है। साथ में हाई ऑक्सीजन है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि जहां रुबिस्को है वहां ऑक्सीजन हमने होने ही नहीं दी है। Now we will begin with the next pathway, that is CAM pathway. Now what is this? स्टूडेंट्स, जैसे कि C4 प्लांट्स में C4 और C3 दोनों चलते हैं, ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं, डेजर्ट के प्लांट्स जैसे कैक्टस है, क्रैसुलेसियन फैमिली के मेंबर्स हैं जो ज़ीरोफाइट्स हैं, यानी ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पानी बहुत कम है। हमें इतना वाटर का लॉस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे तो C3 में ज़्यादा होता है, C4 में करीब आधा ही वाटर लॉस होता है, पर उतना भी लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर नेचर ने क्या किया, थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए। वहां पर C4 पाथवे नहीं चलता, C3 तो चलेगा, कैल्विन साइकिल तो होगी, उसी से खाना बनेगा, पर साथ में एक और पाथवे रन करेगा विच इज CAM, यानी क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्रैसुलेसियन इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है और ये मेंबर्स जो हैं ये सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं। ज़ीरोफाइट मतलब डेजर्ट के प्लांट्स हैं और सक्यूलेंट्स वाटर स्टोरिंग वाले, जिसमें कैक्टस आते हैं, ब्रायोफिलम और पंचिया, ये सब नाम हमने समझे हैं। पाइनएप्पल में भी यही होता है। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था रोहानी एंड ओलिएरा ने। और ये जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये डेजर्ट एरिया में मिल रहे हैं जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, दिन में हाई टेम्परेचर्स होते हैं और पानी की कमी होती है। तो ये प्लांट्स ने कुछ अडेप्टेशंस किए हैं। समझिएगा क्या अडेप्टेशन किए हैं। नॉर्मली हमें पता है स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तब CO2 अंदर आती है, राइट, लाइट के थ्रू ATP NADPH2 बनाया जाता है और फिर वो CO2 को फिक्स किया जाता है। अगर इन्होंने दिन के टाइम अपने स्टोमेटा खोले तो CO2 तो आ जाएगी, गैस तो आ जाएगी, लेकिन वाटर का भी तो लॉस होता है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी तो होता है, हमने पढ़ा है, वाटर का लॉस। और यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है और ऊपर से पानी है ही नहीं वैसे ही, तो अगर वाटर का लॉस हो गया, अगर वो पानी भी भाप बन के उड़ गया तो इनमें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर का इतना लॉस होगा कि ये मर जाएंगे। तो इन्होंने एक अडेप्टेशन किया। क्या अडेप्टेशन किया? इन्होंने कहा कि हम अपने स्टोमेटा रात को खोलेंगे। देखो, स्टोमेटा तो ओपन करने पड़ेंगे, उसी से ट्रांसपिरेशन होगा, उसी से गैसियस एक्सचेंज होगा, पर इन्होंने कहा हम रात में ही ओपन करेंगे क्योंकि रात में थोड़ी ठंडक होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो गैस भी आ जाएगी और वाटर का लॉस कम हो जाएगा। तो इन्होंने डेवलप किए स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इसके अलावा इसमें थिक क्यूटिकल होते हैं, प्रिकल्स के फॉर्म में लीव्स होती हैं, वो सब हमने पढ़ा है। सो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब है विच ओपन्स ड्यूरिंग नाइट। स्कोटो का मतलब ही होता है रात। अब देखो आप कितनी बड़ी समस्या है ये। मान लो ये कह रहे हैं कि हम तो अपना स्टोमेटा सिर्फ रात को ओपन करेंगे, ठीक है, कर लो आप, रात को CO2 भी आ जाएगी, पर रात को सनलाइट कहाँ से लाएंगे? रात को लाइट रिएक्शन थोड़ी ना हो सकती है, ATP NADPH2 थोड़ी ना बन सकता है। अगर ये नहीं बनेगा तो केल्विन साइकिल कैसे चलेगी? चलो केल्विन साइकिल तो अंधेरे में चल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो केल्विन साइकिल किस पे डिपेंडेंट है? ATP और NADPH2 पे। वो तो लाइट के प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन के। तो अगर अंधेरे में मान लीजिए ये अपना स्टोमेटा खोल रहा है, CO2 तो ले लेगा, पर लाइट रिएक्शन कैसे करेगा? वो तो दिन में ही हो सकती है। तो ये तो बड़ी घपड़तान हो गई है। क्या करें, क्या सोल्यूशन निकालें? नेचर ने इसका सोल्यूशन निकाला। इसे ही कहते हैं कैम पाथवे। आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है, सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स में ये देखा जाता है। इसे डायअर्नल एसिड साइकिल भी कहते हैं। एसिड क्योंकि यहाँ एसिड्स बनेंगे, अभी हम देखेंगे, बिल्कुल C4 साइकिल की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। और डायअर्नल क्योंकि यहाँ दिन और रात दोनों में फोटोसिंथेसिस होगा। कैसे, हम अभी देखते हैं। नाउ
आइए इसको पहले, कैंप प्लांट्स कौन से हैं, वही जो मैंने आपको बताया, अगेव है, एलो है, यूफोर्बिया, ओपेंशिया, ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल, ये सारे तो एंजियोस्पर्म्स हैं और वेलविशिया एक जिम्नोस्पर्म है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि जो CO2 फिक्स होगी वो रात को होगी, क्योंकि रात को ही स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, रात को ही CO2 आएगी। दिन में स्टोमेटा बंद होंगे, दिन में कोई CO2 एटमॉस्फेयर से नहीं आएगी। लेकिन जो फूड बनेगा, जो खाना बनेगा, जो शुगर बनेगी, वो दिन में बनती है, क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है वो तब एक्टिव होगा क्योंकि उसको ATP चाहिए, NADPH2 चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है वो अंधेरे में होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब है वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर CO2 फिक्स होगी रात को, क्योंकि स्टोमेटा तब ओपन हो रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शुगर फॉर्म होगी दिन में, क्योंकि तभी रुबिस्को एक्टिवेट होगा और तभी लाइट रिएक्शन होगी, इसीलिए डायर्नल एसिड साइकिल। आइए अब इस साइकिल को हम समझते हैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। हम स्टार्ट करते हैं रात से। काफी कुछ C4 जैसी ही है ये, पर C4 में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, दिन रात का कोई लफड़ा नहीं था, क्योंकि स्टोमेटा उसमें नॉर्मली वही रात में बंद दिन में ओपन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वहाँ 2 टाइप के सेल्स थे, क्रान्स एनाटमी थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि यहाँ पर क्रान्स एनाटमी एब्सेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C4 पाथवे जैसा ही है पर क्रान्स एनाटमी एब्सेंट है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे हमें, नॉर्मल जो मीसोफिल सेल्स हैं वही। लेकिन ये C4 जैसा है, यानी इसी मीसोफिल सेल में पेप्केज भी मिलेगा और इन्हीं में रुबिस्को भी मिलेगा, राइट। C3 में तो पेप्केज फोटोसिंथेसिस में काम ही नहीं आ रहा था, सिर्फ रुबिस्को की बात की थी। C4 में ये मीसोफिल सेल में और ये बंडल शीथ सेल में था, यहां पर ये दोनों काम आएंगे लेकिन दोनों मीसोफिल सेल में है। आइए समझे कैसे होगा। सपोज हम पहले रात की बात करते हैं, नाइट, एट नाइट। बताइए स्टोमेटा क्या है, ओपन है, स्टोमेटा ओपन, यानी कि CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी और स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस भी होगा। सपोज करो ये एपिडर्मिस सेल है और ये स्टोमेटा है, ये एक स्टोमेटा बना देते हैं, राइट। स्टोमेटा ओपन है, ओपन है मतलब ये CO2 अंदर आ गई, CO2 और वाटर का लॉस भी हो रहा है। अब ये CO2 यहाँ पे मीसोफिल सेल है, बंडल शीथ सेल है ही नहीं, तो सपोज मैं एक ये मीसोफिल सेल बना देती हूँ, ये मीसोफिल सेल बना दिया, ये सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें एक वैक्यूल भी होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, राइट, आ रहा है समझ में। और ये क्या होगा, ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म होगा, राइट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल। और ये तो गैसेस के लिए परमिएबल है, तो ये जो CO2 है एटमॉस्फेयर वाली, ये अंदर आ गई मीसोफिल सेल के अंदर, वही वाटर के साथ जुड़ेगी, H2CO3 बनाएगी, फिर वो H आयन और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगी। तो अब मैं CO2 की जगह क्या लिख देती हूँ, बाइकार्बोनेट। बिल्कुल C4 की तरह होगा, पर PEP के साथ ये